Students, I am Dr. राशि जंद्रोटिया फ्रॉम डाइट चंबा। और आज जो विषय मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के यूनिट 1 का 1.3 सब यूनिट, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन नेशन स्टेट या भारतीय राष्ट्र राज्य की संस्थागत संरचना। तो छात्रों, हम जानते हैं हमने पीछे इसमें सब जो है वो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसमें सारा डिटेल पढ़ा है। और आज हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि एक बहुत लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो था भारत के नेता एक संविधान सभा की बैठक जो थी या मांग जो थी मनवाने में सफल हुए और फिर संविधान सभा का जो है वो गठन हुआ, जिसमें सभी वर्गों, जातियों, धर्मों के नेताओं को शामिल किया गया। हालांकि इस सभा में कांग्रेस के नेताओं की संख्या ज़्यादा थी, पर बाकी सदस्यों की भी इसमें अवहेलना नहीं की गई और इस सभा में सर्वसम्मति व समझौते के सिद्धांत को अपनाया गया। संविधान सभा की भांति शासन व्यवस्था की परिकल्पना जो थी वो नेहरू जी की 1928 ईस्वी की रिपोर्ट में जो है वो उसको देखा जा सकता है। और वो उन्होंने तब बनाई थी जब एक ब्रिटिश के बर्केनहेड नामक अंग्रेज़ ने भारतीय संविधान को अयोग्य बताया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में उसका ये जो था वो सशक्त प्रत्युत्तर था। भारतीय राजनीतिक दलों के एक संयुक्त सम्मेलन जो कि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुआ, उसमें भारतीय संविधान का निर्माण करने एवं उसके जो उद्देश्य थे वो निश्चित करने के लिए मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का जो था वो गठन किया गया। और उसमें जिन बातों पे बल दिया गया वो इस प्रकार से हैं कि भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की जाए, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाएं, केंद्र शक्तिशाली हो, संयुक्त मतदान प्रणाली को अपनाया जाए, भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया जाए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया जाए, 21 वर्ष की आयु जो है वो मताधिकार के लिए निर्धारित की जाए और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। तो इस तरह से संविधान सभा की भारतीय भावी शासन व्यवस्था की परिकल्पनाओं को जो है वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में जो है वो देखा जा सकता है। डॉक्टर ज़कारिया ने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि भारत की भावी संविधान की रूपरेखा जो है वो इसे उन्होंने माना। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की जो भावी शासन व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ एक परिकल्पनाएं की जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहली उन्होंने जो परिकल्पना की वो थी परसेप्शन ऑफ द सोवरेन स्टेट। भारत की जो था वो प्रभुत्व संपन्न राज्य की परिकल्पना, क्योंकि भारतीय जो नेता थे वो बहुत सारे नेता उस वर्ग से संबंधित थे जिन्होंने जो था वो गुलामी को देखा था, परतंत्रता को देखा था। तो इसलिए वो भारत को एक जो था वो संपूर्ण प्रभुत्व राज्य के रूप में देखना चाहते थे, जिसमें भारत का एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य हो और उसमें किसी भी बाहरी शक्ति के वो अधीन ना हो। इसकी प्रभुसत्ता जो है वो जनता के हाथ में हो और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो स्वयं कर सके। उसके बाद जो दूसरा परसेप्शन था वो था परसेप्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की कल्पना की उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो है उसमें भारत में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जो वो होनी चाहिए। प्रजातंत्र का अर्थ ये है कि शासन का जो अंतरिम शक्ति है वो जनता के हाथ में रहेगी और लोग शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को जो हैं वो चुनेंगे और निर्वाचित प्रतिनिधि जो होंगे वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। उसके बाद जो तीसरी उन्होंने परिकल्पना की वो थी परसेप्शन ऑफ द सोशलिज्म, समाजवादी की जो थी वो उन्होंने कल्पना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों पर जो था वो समाजवाद का बहुत अधिक प्रभाव था, इसलिए वो भारत को जो थे वो भारत में समाजवाद को स्थापित करना चाहते थे। नेहरू जी वो गांधी जी भी जो थे वो समाजवादी समर्थक थे
और समाजवाद का अर्थ ये है कि भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जाए जिसमें आर्थिक असमानता कम हो और सभी समाज के वर्गों को जो है इसमें लाभ मिल सके। चौथी जो उन्होंने परिकल्पना की थी वो था परसेप्शन ऑफ द रिपब्लिक, भारत एक गणराज्य जो है वो होना, उसकी उन्होंने कल्पना की कि भारत जो है वो गणराज्य स्थापित करने का उन्होंने निर्णय लिया। और गणराज्य की भी मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें राज्य का जो मुखिया होता है वो नाम मात्र का ही अधिकारी होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो अपने प्रतिनिधि का जो है उससे जो है वो निर्वाचित करती है। उसके बाद उन्होंने परसेप्शन की धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है उन्होंने सेकुलर पॉलिटी की जो परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि भारत में वो सारे सदस्य इस बात को भली भांति जानते थे कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म, वर्ग व जाति के लोग जो है वो रहते हैं और इन सभी वर्गों में आपस में संबंध स्थापित हो, इसके लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो है वो स्थापना होनी चाहिए। तो इसीलिए संविधान की धारा 25 में उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया। और यही नहीं, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो था इसमें जब 42 इसमें अमेंडमेंट किया गया तो उसमें प्रस्तावना में भी इसको जो है वो जोड़ दिया गया। उसके बाद की उन्होंने गांधीवादी परिकल्पना या गांधीयन परसेप्शन की बात की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसका प्रभाव जो था उन लोगों पे बहुत पड़ा। इसलिए उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को संविधान में जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके लिए उन्होंने धारा में छुआछूत को ख़त्म किया, क्योंकि गांधी जी जो थी वो छुआछूत के खिलाफ थे। और इसी तरह उन्होंने जो था वो छुआछूत को गैरकानूनी घोषित किया। सरकार के द्वारा 14 वर्ष के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करना, नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना, गाँव में पंचायतों की स्थापना करना, व्यवस्था करना, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा व आर्थिक सहायता देना इत्यादि जो थे, और महिलाओं के लिए उनकी सहायता के लिए कानून बनाना, ये सब गांधी जी की विचारधारा में आते थे, जिनकी उन्होंने परिकल्पना जो थी वो की। उसके साथ उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट की जो है वो परिकल्पना की, परसेप्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। उसमें उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो उसमें भारतीयों के जो थे वो सामाजिक और आर्थिक स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिए जो थे वो बहुत अधिक प्रयत्न किए गए, और जिसका प्रभाव जो है वो संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनके ऊपर भी पड़ा। इसलिए उन्होंने भारत में एक ऐसी भारत की कल्पना की जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जो है वो मिल सके। नेक्स्ट उन्होंने परिकल्पना की जो परसेप्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि भारत में एक जो है वो बड़ा ही जो वो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भारतीय में शासन व्यवस्था जो है वो संघात्मक है, इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जिसके आधार पर भारतीय शासन व्यवस्था जो है वो एकात्मक है। इसके लिए सीवियर ने ये भी कहा है कि भारत एक एकात्मक राज्य है जिसमें कि संघात्मक लक्षण हैं। इसी के साथ ही उन्होंने परसेप्शन ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता जो है, बंधुत्व, उसकी उन्होंने कल्पना की। उन्होंने कहा कि भारत में विकास के लिए इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल हमें राजनीतिक स्वतंत्रता की ही ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो स्वतंत्रता और चीज़ों के लिए भी चाहिए, समानता की भावना भी चाहिए और बंधुत्व की भावना जो सब में होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने जो संविधान के प्रस्ताव में इन सभी चीज़ों को जो है वो डाला और इन चीज़ों पे बल दिया। इसके लिए जो संविधान की धारा 14 से 18 है, इनमें विभिन्न समानताओं का समावेश जो किया गया है, जैसे कानून के समक्ष समानता है, जाति, रंग, लिंग व भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करना, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में जो है वो समानता, शिक्षा व सैनिक उपाधियों को छोड़कर शेष उपाधियों की भी समाप्ति इत्यादि करना जो था वो सब इसी के अंतर्गत जो था वो आता था। अब अगले जो उन्होंने परसेप्शन की बात की वो थी परसेप्शन ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल, राष्ट्र की एकता व अखंडता की परिकल्पना की, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो डिवाइड एंड रूल
पॉलिसी चली गई उससे भारत की एकता और अखंडता को बहुत ही चोट पहुंची थी, और जिससे भारत का जो था विभाजन भी हुआ। इसके लिए भारत को जो था वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया और सभी भारत के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई, और इसी के साथ पूरे भारत में जो था वो एक ही संविधान अपनाया गया और 18 भाषाओं को भी, भारतीय भाषाओं को भी मान्यता जो थी वो दी गई। अगली जो उनकी कल्पना थी वो थी व्यक्तिगत गौरव विषयक परिकल्पना या परसेप्शन रिगार्डिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि भारत के संविधान के द्वारा व्यक्तियों की डिग्निटी को देखा गया। इसके लिए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार समान रूप से दिए जाएंगे, ये सोचा गया, ये कल्पना की गई, और इसके अतिरिक्त उन्हें मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भी जो है वो दिया जाएगा। इसी के साथ जो उनका अगला परसेप्शन था वो था परसेप्शन रिगार्डिंग द जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो था भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो थी वो हमारे भारत में प्रचलित थी, जिसमें मुस्लिम जो मतदाता था वो मुस्लिम उम्मीदवार को ही और हिंदू मतदाता केवल हिंदू उम्मीदवार को वोट डालते थे, और इसमें हिंदू और मुसलमानों में घृणा की भावना हो गई थी, जिसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान का जो था वो विभाजन भी हुआ। और इसलिए संविधान निर्माता जो थे उन्होंने भारत में वो इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने संयुक्त चुनाव प्रणाली विषय जो है वो उसकी जो है वो उन्होंने प्रावधान जो है वो अपने संविधान में किया। इसी के साथ ही परसेप्शन जो है वो रिगार्डिंग द नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा के लिए भी उन्होंने एक विषय की परिकल्पना की, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा जो है वो किसी भी देश का गौरव होता है, उसके लिए सम्मान का विषय होता है। स्वतंत्रता से पहले तो अंग्रेज़ी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा माना जाता था, जिसका प्रभाव आज भी हमें बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज़ तो चले गए हैं पर उस भाषा का प्रभाव भी आज तक भी हिंदुस्तान से नहीं गया है। इसके लिए बहुत भाषा के लिए भी बहुत ही कुछ वाद विवाद हुए और मतदान भी किया गया। तो संविधान सभा में हिंदी के पक्ष और विपक्ष में जो थे वो 78 और 78 मत पड़े, और बाद में हिंदी को देवनागरी लिपि जो है वो को जो हिंदी देवनागरी लिपि है उसको राष्ट्रीय भाषा जो है वो घोषित कर दिया गया। इसी के तरह अगला परसेप्शन जो था उनका अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए था, परसेप्शन रिगार्डिंग द सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, क्योंकि भारत में आज भी बहुत से अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पे जो लोग बंटे हुए हैं। मुस्लिम लोग भी अपने आप को जो थे वो अल्पसंख्यक ही मानते थे। तो इन सारी चीज़ों से थे हमारे जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे वो बहुत ही जो थे वो भयभीत हुए थे, और वो स्वतंत्रता के बाद जो है वो इसे दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए संविधान सभा की एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जो था वो भारतीय अल्पसंख्यक जो थे उनके हितों की रक्षा के संबंधी जो है वो समस्या पे ये समिति जो है वो विचार विमर्श जो है वो करेगी। और इसमें संस्कृति के आधार पे अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी जो है वो अधिकार दिया गया। इसी के साथ जो परसेप्शन था वो रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी, क्योंकि स्वतंत्रता जो हमारी इंडिपेंडेंस है या स्वतंत्रता है उससे पूर्व भारत में जो पिछड़ी जातियों व वर्गों की संख्या जो थी वो भारत की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग थी, जिसे बहुत ही अपमान और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अम्बेडकर जी स्वयं भी इसी वर्ग से संबंधित थे और उन्हें इस कटु अनुभव था इस अपमान व तिरस्कार का, और इसलिए वो इन जातियों के लिए और उन वर्गों के उत्थान के लिए कुछ करने के लिए जो थे वो बड़े ही कटिबद्ध थे। और इसके लिए जो था उन्होंने इन जातियों की सुरक्षा के लिए विशेष जो है वो आर्टिकल भी संविधान में लिखने का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो था वो केंद्रीय सरकारें भी और प्रांतीय सरकारें भी इनके लिए कुछ जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं सरकारी नौकरियां उसमें भी जो है वो आरक्षित उनको रखेंगी, और इसी तरह से विधान पालिकाओं की कुछ सीटें भी इनके लिए आरक्षित की जाएंगी। और लास्टली जो उनका परसेप्शन था वो था वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि संविधान सभा के बहुत से सदस्यों के द्वारा जो था जो भी 2 विश्व युद्ध हुए थे उनका कटु अनुभव जो किया गया था, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई थी, और वो चाहते थे कि दोबारा से ऐसा कोई भी धरती पर युद्ध ना हो। इसके लिए उन्होंने जो था वो विश्व शांति और सुरक्षा की बात जो थी उसकी कल्पना जो थी वो अपने संविधान सभा में जो था वो संविधान के लिए
आगे उठाई। और हमारा भारतीय संविधान जो है वो विश्व शांति का प्रतीक है। और इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो पंचशील नीति है उसमें उसकी बड़ी ही सराहनीय भूमिका रही है। और इसके लिए जो है विश्व की राजनीति में भारत का जो है वो आज भी पहला स्थान है। अतः इन सब परिकल्पनाओं व जितने भी दृष्टिकोण हैं उनका हमें अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो चुका है कि संविधान जो भी निर्माता थे हमारे, उनके मस्तिष्क में एक नए भारत की परिकल्पना थी या कल्पना थी जिसे वो कार्य रूप देना चाहते थे। और उसी कल्पना के आधार पे उन्होंने संविधान का निर्माण भी किया।